घने दरख्तों की वजह से रात की तारीकी ज़्यादा गहरी थी। घोड़े को हम चलाते डाकुओं की सुरंग से काफ़ी दूर निकल आए थे। घना जंगल तकरीबन ख़त्म हो गया था। आसमान पर सितारे झिलमिलाते नज़र आ रहे थे। इनकी फीकी फीकी रोशनी में मंजर भी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था। एक खुला मैदान था। मैंने शकुंतला से इस मैदान के बारे में पूछा तो वो बोली, मैं यकीन से नहीं कह सकती कि मैंने इस जगह को पहले भी देखा है। दरिया आएगा तो मैं तुम्हें अपने कस्बे का रास्ता बता सकूंगी। मैं घोड़े को दोहराने लगा। मैदान ख़त्म हुआ तो एक और जंगल शुरू हो गया, मगर इस जंगल में दरख्त इतने गुंजान और साथ साथ उगे हुए नहीं थे। अंधेरे में ऊंचे ऊंचे सियाह सतूनों की तरह दिखाई दे रहे थे। यहाँ काली सियाह चट्टानें भी थी। एक पहाड़ी नाला आ गया। हम इसमें से घोड़ा गुजार कर आगे ले गए। कोई आध घंटे बाद हम इस जंगल में घोड़ा चलाते रहे। सामने से हवा का झोंका आया तो इसमें नमी महसूस हुई। शकुंतला से कहा, शायद आगे दरिया है। इसने कोई जवाब नहीं दिया। दरख्तों से बाहर आए तो सामने दरिया का पाट दिखाई देने लगा। दरिया काफ़ी बड़ा था। रात के अंधेरे में और सितारों की फीकी रोशनी में भी खामोशी से बहते हुए दरिया में अजीब सी दहशत और जलाल होता है। शकुंतला बोली, यही दरिया है, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। मैंने कहा, अगर थक गई हो तो हम घोड़े से उतर आते हैं। शकुंतला बोली, नहीं, मैं घुड़सवारी की आदी हूँ। जब पिताजी जिंदा थे तो मैं इनके साथ रोज़ सुबह घुड़सवारी के लिए जाया करती थी। अब तो हमारे पास सिर्फ बग्घी के 2 घोड़े ही रह गए हैं। हम दरिया के साथ साथ शुमाल मगरिब की तरफ जा रहे थे। मैंने दूर से नज़र जमा कर देखा। मुझे दरिया के पार एक सियाह लकीर नज़र आई। मैंने शकुंतला से कहा, मेरा ख्याल है वो सामने रेल का पुल है। शकुंतला ने मेरे पीछे से गर्दन निकाल कर सामने की जानिब देखा और कहा, हाँ, ये रेलवे ब्रिज है, हम ठीक जा रहे हैं। इस पुल के दूसरी तरफ राजवाड़े का जंगल शुरू होता है। मैं घोड़े को दुल की चाल चलाने लगा। रेलवे पुल अंधेरे में वाज़ेह होता जा रहा था। दरिया के साथ साथ जा रहे थे। रेलवे पुल के पास आकर हमने घोड़ा रोका। इस पुल की एक तरफ रेलवे लाइन बिछी थी। इसके साथ ही पैदल चलने का रास्ता था। दरमियान में काफ़ी ऊंचा लोहे का जंगला लगा हुआ था। हम घोड़े को पैदल लेकर चलने वाले रास्ते पर चलने लगे। हमारी दाएं जानिब नीचे दरिया नज़र आ रहा था। पुल के दोनों सतूनों से गुजरते तो दरिया की मौजों का सतूनों से टकराने का शोर सुनाई देता। रात की खामोशी और तारीकी में दरिया की मौजों का शोर सिर्फ मेरे दिल में खुदाए जुल जलाल की अजमत और हैबत का एहसास पैदा कर रहा था। हम पुल पार करके दूसरी तरफ उतर गए। शकुंतला यहाँ रुक गई। वो सामने और दाएं जानिब देखने लगी। इसने एक तरफ इशारा करके कहा, हम इस तरफ जाएंगे। राइफल मेरे कंधे से लटक रही थी। इसे चलाने का मौका ही नहीं मिला था। ये अच्छी बात हुई थी। हमें रास्ते में कोई जंगली दरिंदा भी नहीं मिला। कुछ दूर तक हम घास और झाड़ियों के दरमियान चलते रहे। इसके बाद फिर जंगल शुरू हो गया। उसने कहा, ये हमारे राजवाड़े का जंगल है। हम दोबारा घोड़े पर बैठ गए। ये जंगल ऐसा था कि इसमें इंसानी आबादी के आसार भी मिल रहे थे। एक तालाब के करीब से गुजरते हुए एक जगह कुछ झोपड़ियाँ दिखाई दी। एक पुराने मंदिर के चबूतरे के करीब से गुजरे। इस जगह कई कटे हुए दरख्तों के शहतीर पड़े थे। यहाँ दिन के वक्त दरख्तों की कटाई और लकड़ी की चुराई का काम होता होगा। शकुंतला बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। कहने लगी, यहाँ से हमारे कस्बे की सरहद ज़्यादा दूर नहीं है। एक बरसाती नदी आएगी, फिर एक मंदिर का तालाब आएगा, इसके बाद हमारी हवेली आ जाएगी। इसने इस तरह से कहा। वैसा ही हुआ। एक बरसाती नदी आई, इसके बाद एक तालाब और एक जाने मंदिर का बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। शकुंतला ने कहा, वो सामने आम के दरख्तों के पीछे हमारी हवेली है। हम घोड़े से उतर आए। हम घोड़े को लेकर खुद पैदल चलते हैं। जब आम के बाग में उसमें से गुजरे तो मुझे अंधेरे में एक इमारत का खाका नजर आया। शकुंतला फौरन मुसरत से बोली, ये हमारी हवेली है। माता जी ज़रूर जाग रही होंगी, भैया भी जाग रहे होंगे। मुझे अचानक अपने सामने देखकर किस कदर खुशी होगी। हम हवेली की 4 दीवारी के करीब पहुंच गए। यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। हम घोड़े को लेकर अहाते में दाखिल हुए। सामने से कुत्ता भौंकता हुआ हमारी तरफ आया। मैं रुक गया। शकुंतला दौड़कर कुत्ते के पास गई। नोमी, मैं हूँ तुम्हारी शकुन। कुत्ता शकुंतला के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और उसकी टांगों से लिपटने लगा। कुत्ते की आवाज़ सुनकर एक चौकीदार ऊँची आवाज़ में बोला, कौन है? इधर कौन है? शकुंतला ने ऊँची आवाज़ में कहा, मैं हूँ बंसी बाबा, मैं हूँ शकुंतला। कौन है इधर? कौन है? शकुंतला ने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं हूँ बंसी बाबा, मैं हूँ शकुंतला। एक बूढ़ा चौकीदार डंडा हाथ में लिए दौड़ता हुआ हवेली के बरामदे से बाहर निकलकर हमारी तरफ बढ़ा। मेरी बिटिया, हमारी बिटिया, है राम बिटिया, भगवान की कृपा हो गई है। मैं रानी माँ को जगाता हूँ, भगवान है भगवान। चौकीदार मेरी तरफ तवज्जो भी न दे सका और रानी माँ जी को उठाने चला गया। रानी माँ जी, बिटिया आ गई है। पुकारता हवेली के बरामदे वाले दरवाजे की तरफ भागा। अंदर एकदम रोशनी हो गई, जो कमरे के बरामदे में खुलने वाले रोशनदानों और खिड़की पे गिरे हुए पर्दों के पीछे से नजर आने लगी।
दरवाज़ा एकदम खुल गया। 2 औरतें बाहर आईं। उन्होंने झुककर शकुंतला के पाँव छुए। गफूर मुसर्रत से इनसे बात नहीं हो रही थी। माताजी सो रही है क्या? ये दोनों नौकरानियाँ लगती थी। रानी माँ बीमार है। शकुंतला दौड़कर कमरे में दाखिल हो गई। मैं घोड़े को लिए बरामदे के बाहर ही खड़ा रहा। चौकीदार बंसी ने मुझसे घोड़े की बाग लेते हुए कहा, महाराज घोड़ा मुझे दे दें, मैं इसे तवेले में ले जाता हूँ। मैंने घोड़ा ऐसे दे दिया। वो घोड़े को लेकर तेज तेज चलाता अहाते के कोने की तरफ चला गया। दोनों नौकरानियाँ भी शकुंतला के पीछे पीछे हवेली के कमरे में चली गई। मैं बरामदे में सतून के पास बैठ गया। इतने में शकुंतला बाहर आई और कहने लगी, अंदर आ जाओ प्लीज़, माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो खुद आकर बाहर तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकती। अंदर आ जाओ, वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही है। शकुंतला के साथ में एक कमरे में दाखिल हुआ जिसकी ऊंची छत थी। ऊंची खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे। बिजली के 2 स्टैंड वाले पुराने टेबल लैंप रोशन थे। मलका विक्टोरिया के ज़माने के भद्दे और पुराने तोहफे पड़े थे। दीवारों पर राजे महाराजों के आर्टिस्टों की बनाई हुई लंबी लंबी रंगीन तस्वीरें आवेज़ा थी। कमरे की फिजा में ठंडक और पुरानी लकड़ी की खुशबू थी। हम उस कमरे से गुजरकर पीछे एक और बड़े कमरे में आ गए। ये बेडरूम था। लकड़ी के मनकश पुष्ट वाली एक बहुत बड़े पलंग पर एक बूढ़ी मगर बावकार चेहरे वाली औरत टेक लगाए बैठी थी। इसका आधा जिस्म सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। सियाह बालों में सफ़ेद बालों की लटें साफ नज़र आ रही थी। बेडरूम में पलंग की दोनों जानिब लकड़ी के स्टैंड वाले पुराने वजह के फूलदार टेबल लैंप रोशन थे। कमरे में किसी बड़े शाइस्ता और महज़्ज़ब किस्म के परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू रची हुई थी। शकुंतला के आगे मैंने अपने आप को हिंदू जाहिर करते हुए अपना नाम धर्मवीर बताया था। जाहिर है इसने अपनी माताजी यानी रानी माँ से भी इसी नाम से मेरा तारुफ कराया होगा। चुनांचे मैंने पलंग के करीब जाते ही बूढ़ी औरत को नमस्कार किया। इसके बावकार चेहरे पर एहसानमंदी के तासुरात साफ नज़र आ रहे थे। हाथ जोड़कर मैंने नमस्कार का जवाब दिया और कमज़ोर मगर भारी आवाज़ में कहा, धर्मवीर बेटा, तुमने हमारे ख़ानदान पर जो एहसान किया है, हम इसका बदला शायद सारी उम्र नहीं चुका सकेंगे। मैंने बड़े अदब से कहा, रानी माँ जी, मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया है। मुझे खुशी है कि मैं आपकी बेटी को इज़्ज़त आबरू के साथ घर में वापस ले आया हूँ। शकुंतला अपनी माँ के पास इसी तरह से बैठी थी कि इसका सर माँ के सीने से लगा था और माँ इसके सर पर हाथ फेर रही थी। रानी माँ ने कहा, बेटा धर्मवीर, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। मैं करीब ही एक कुर्सी पर बैठ गया तो रानी माँ ने कहा, वहाँ नहीं बेटा, यहाँ मेरे पलंग पर बैठो। मैं पलंग की पट्टी पर आहिस्ता से बैठ गया। रानी माँ ने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे करीब आओ बेटा, मेरे पास आओ। मैं रानी माँ के करीब हो गया। इसने दोनों हाथ मेरे सर पर और चेहरे पर बड़ी मोहब्बत से फेरे और आगे होकर मेरा माथा चूम लिया। यकीन करें, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हकीकी वालिदा ने मेरा माथा चूमा हो। माँ, बहन, भाई बहनों की मोहब्बत एक जैसी होती है। जिस तरह पंजाबी कहते हैं सांझी होती है, ये कुदरती मोहब्बतें हैं। यह रंग व नस्ल और जोग्राफिया, हदूद और ज़बानों से बेनियाज होती हैं। इन सब में माँ की मोहब्बत सबसे ज़्यादा अफजल होती है। दोनों नौकरानियाँ पलंग के एक तरफ अदब से हाथ बांधे खड़ी थी। रानी माँ ने कहा, धर्मवीर के लिए कुछ खाने को ले आओ। मैंने कहा, माताजी, इसकी ज़रूरत नहीं है। शकुंतला माँ से अलग होते हुए बोली, नहीं धर्मवीर जी, इसकी ज़रूरत है। यह बात इसने अंग्रेज़ी में कही थी। रानी माँ ने शकुंतला को अंग्रेज़ी में कहा, बेटी तुम खुद जाकर मिठाई लाओ। शकुंतला दोनों नौकरानियों के साथ कमरे में चली गई। अब रानी माँ ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, हमने स्टेट पुलिस में शकुंतला के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। स्टेट के अलावा शकुंतला के भाई ने ग्वालियर पुलिस को भी रिपोर्ट कर दी है। मेरा बेटा तो मिलिट्री पुलिस इंटेलिजेंस को भी रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया। इस तरह से हमारे ख़ानदान की फ़ौज तक बदनामी हो सकती है। शायद शकुंतला ने तुम्हें बताया हो, मेरा बेटा और शकुंतला का बड़ा भाई इंडियन फ़ौज में मेजर है। यह सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं ग्वालियर के फ़ौजी टार्चर सेल में रह चुका था और ग्वालियर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। शकुंतला का भाई मेजर था। इसका हेडक्वार्टर मुमकिन है ग्वालियर में ही हो। इसके आगे मेरा राज खुल सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का इत्मीनान था कि ग्वालियर छावनी की फ़ौज इस तरफ से मुझे तैयारे से नीचे गिराकर हलाक कर चुकी थी। अब इन्हें मेरे बारे में तफ्तीश करने और मुझे तलाश करने और मेरे जासूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मुझे डर था तो सिर्फ इस बात का कि कहीं इस शकुंतला के फ़ौजी भाई ने मुझे ग्वालियर के फ़ौजी कैंप पे ना देख लिया हो। अगर ऐसी बात हुई तो एक सेकंड में मुझे पहचान लेगा कि मैं पाकिस्तानी कमांडो हूँ और बड़ा ख़तरनाक कमांडो हूँ और मुझे हलाक करने के लिए एक फ़ौजी तैयारे से गिरा दिया गया था। इसके साथ ही मुझे ये ख्याल भी आया कि मैंने इसके ख़ानदान पर बड़ा एहसान किया है। ये लोग मेरे ज़ेर बार एहसान है।
इनको मेरा और मुझे इनका एतमाद हासिल है। इस लिहाज से शकुंतला का मेजर भाई भी मेरी इज्जत करेगा। मुझे इसका एतमाद भी हासिल हो सकता है। वो इंडियन फ़ौज में अफसर है। अगर वो फ़ौज के किसी हसास महकमे में है तो मुझे इसके ख़ानदान पर अपने एहसान और मुझ पर इनके एतमाद की वजह से इस फ़ौजी अफसर से बहुत सी मालूमात मिल सकती हैं। मुझे ऐसे राज मिल सकते हैं जो कश्मीर के महाज पर जंग करते कश्मीरी मुजाहिदों और पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत मुफीद साबित हों। सबसे पहले मैं ये मालूम करना चाहता था कि शकुंतला का भाई इस वक्त कहाँ है, वो फ़ौज के किस महकमे में है। शकुंतला की माँ एक पढ़ी लिखी खातून थी। इसने अंग्रेज़ी तालीम इदारों में तालीम हासिल की हुई थी। वो बड़ी रवानी से अंग्रेज़ी बोलती थी। इसे अपने बेटे के फ़ौजी महकमे का ज़रूर इल्म होगा। मैंने रानी माँ से कहा, माताजी आपने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को शकुंतला के बारे में रिपोर्ट नहीं की। इससे ख़ानदान की नेक नामी पे हुर्फ आ सकता था। अब देखिए ना, आपकी बेटी इज़्ज़त व आबरू के साथ घर वापस पहुंच गई है। आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने अब जानबूझकर ये जुमले अंग्रेज़ी में बोले थे। रानी माँ ने भी अंग्रेज़ी में कहा, हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमारी इज़्ज़त को महफूज हमारे पास ले आए। रानी माँ मुझसे कोई सवाल करने वाली थी कि मैंने अंग्रेज़ी में पूछा, माँ जी आपका बेटा और शकुंतला का भाई फ़ौज के किस महकमे में है। रानी माँ ने कहा, शकुंतला ने तुम्हें नहीं बताया, इसे ज़रूर बताना चाहिए था। मेरा बेटा फ़ौज के इंटेलिजेंस के महकमे में है। इसने लंदन में फ़ौजी ट्रेनिंग ली है। बड़ा अच्छा लड़का है। वो शकुंतला के गुम हो जाने से सख्त परेशान रहा है। इस रोज़ से यहाँ रहकर जगह जगह टेलीफोन करता रहता था, मगर स्टेट की पुलिस भी ग्वालियर पुलिस की तरह ही निकम्मी है। मेरा बेटा आज सुबह ही अपने हेडक्वार्टर नागपुर वापस गया है। मैं अभी से फ़ोन करके बता दी हूँ कि शकुंतला वापस आ गई है। शकुंतला का भाई मिलिट्री इंटेलिजेंस का मेजर था। इसका मतलब है कि उसने मेरी शक्ल ग्वालियर के फ़ौजी गेम में नहीं देख रखी थी, तो मैं इसे एतमाद में लेकर इससे बड़ी अहम फ़ौजी मालूमात हासिल कर सकता था। इस दौरान रानी माँ ने तपाई पर से काले रंग का पुराना टेलीफोन उठाकर अपनी गोद में रख लिया था और ऑपरेटर को नागपुर अपने बेटे का फ़ौजी नंबर बताकर कह रही थी, मैं छिंदवाड़ा स्टेट की रानी माँ बोल रही हूँ। इस नंबर पर मुझे मेरे बेटे मेजर शरद दीवान से बात कराओ। इतनी देर में शकुंतला मेरे लिए मिठाई लेकर आ गई। इसने साड़ी बदल ली थी, मुँह हाथ धोकर बाल भी थोड़े से ठीक कर लिए थे, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक भी लगा ली थी। चंद ऐसी थाली में कुछ लड्डू और बर्फ़ी रखी थी और मुस्कुराती हुई मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। वह मुस्कुराती हुई कुर्सी पर मेरे सामने बैठ गई। मिठाई की थाली इसने मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, धर्मवीर प्लीज़ लीजिए ना। मैंने शुक्रिया कहकर एक लड्डू उठा लिया। तुम भी खाओ। मैंने एक लड्डू शकुंतला को दिया। उसने मुस्कुराते हुए ले लिया। रानी माँ हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। रिसीवर इसके कान से लगा था। कहने लगी, तुम्हारे भैया शरद को फ़ोन कर रही हूँ। इसके साथ वो ज़रा बुलंद आवाज़ में बोली, हेलो शरद, तुम बोल रहे हो? तुम्हें गुड न्यूज़ देनी थी, शकुंतला घर आ गई है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे पास ही बैठी है, लो कर लो बात। रानी माँ ने फ़ोन शकुंतला को दे दिया। इसने अंग्रेज़ी में कहा, हेलो भैया, मैं शकुंतला बोल रही हूँ। हाँ भगवान की बड़ी कृपा हुई है। बस तुम आओगे तो तुम्हें सारा किस्सा सुनाऊंगी और उनसे भी मिलवाऊंगी। धर्मवीर है इनका नाम, धर्मवीर। बड़े नोबेल इंसान हैं, बस तुम आ जाओ। शकुंतला अपने भाई से बात करते वक्त मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। फ़ोन बंद हो गया। मालूम हुआ शकुंतला का भाई मेजर शरद दीवान नागपुर से कल सुबह पहली ट्रेन में छिंदवाड़ा पहुँच रहा है। छिंदवाड़ा रियासत का स्टेशन छोटा था, मगर वहाँ हर गाड़ी थोड़ी देर के लिए ठहरती है। शकुंतला ने बताया, वहाँ से नागपुर ट्रेन के ज़रिए 2-2.5 घंटे का रास्ता है। मेरे लिए शकुंतला ने हवेली में एक मेहमान खाना खुलवा दिया जो ख़ास मेहमानों के लिए मखसूस था। शकुंतला कहने लगी, हमारे यहाँ पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद ख़ास मेहमान 1-2 साल में ही कोई आता है। इस कमरे में आसाइश की हर शय मौजूद थी। बड़ा आला किस्म का पलंग बिछा हुआ था। छत पर लकड़ी के परों वाला पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, क्योंकि इस इलाके में गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती थी। एक नौकरानी और एक नौकर कमरे की चीज़ों को ठीक कर रहे थे। इस वक्त रात काफ़ी गुजर चुकी थी। मेरे लिए इस्त्री किया हुआ स्लीपिंग सूट आ गया। शकुंतला जाते हुए बोली, सुबह बेड टी कितने बजे चाहिए? मैंने कहा, नो शकुंतला थैंक यू, मैं बेड टी नहीं पिया करता। ओके गुड नाइट। वो कमरे का पर्दा हटाकर दरवाज़ा बंद करके चली गई। उसके जाने के बाद कमरे की फ़िज़ा में कुछ देर तक शकुंतला ने आते ही जिस कीमती परफ्यूम के स्प्रे अपनी साड़ी पर की थी, इसकी खुशबू फैली रही। बेडरूम में सिरहाने की जाने में खिड़की थी। मैंने उठकर पर्दा हटाया, खिड़की खोली। इसके पर बहुत कीमती लकड़ी के थे, वो काफ़ी पुराने हो रहे थे। चौखट में लोहे की सलाखें भी लगी हुई थी। बाहर से सब्ज़े की महक वाली ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। बाहर रात का अंधेरा फैला हुआ था। मुझे आहते में कुछ दूर हवेली की ऊंची दीवार नजर आई। मैंने खिड़की बंद करके पर्दा गिरा दिया। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। बाथरूम में बत्ती जल रही थी।
मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी। आँख की सूजन जाती रही थी मगर चेहरे पर सख्त थकावट के आसार थे। मैंने वही पड़ी हुई कंघी उठाकर अपने बालों में फेरी। दाढ़ी के बाल भी बढ़ाए थे। बाथरूम में शेविंग का सामान भी शकुंतला ने रखवा दिया था। मैंने उसी वक्त शेव बनाई, मुँह साफ किया, पतलून कमीज उतार कर स्लीपिंग सूट पहना और पलंग पर आकर टेबल लैंप की बत्ती बुझाकर लेट गया।